अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है। आज का हमारा लेक्चर है कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर बेसिकली होता क्या है? कंडीशनल ऑपरेटर जो है वो अल्टरनेटिव है, यानी मुतबादल है इफ़ एल्स स्टेटमेंट का। यानी ये इफ़ एल्स स्टेटमेंट का मुतबादल है। किस तरह से मुतबादल है? ये इस तरह से कि इसके अंदर हमारे पास इफ़ स्टेटमेंट भी चलती है और एल्स वाला पार्ट भी चलता है, लेकिन टोटली डिफरेंट फॉर्मेट के साथ, डिफरेंट तरीके के साथ। वो कैसे? जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, इट इज़ एन अल्टरनेटिव टू सिंपल इफ एल्स स्टेटमेंट एंड इट इज़ आल्सो कॉल्ड टर्नरी ऑपरेटर। इस कंडीशनल ऑपरेटर को हम टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं। अच्छा, इसके अंदर ना तीन तरह के एक्सप्रेशन की ज़रूरत होती है। फर्स्ट एक्सप्रेशन ये है कि फर्स्ट एक्सप्रेशन कंडीशन है। अब वो कंडीशन या तो ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी। जाहिर सी बात है, इफ़ के अंदर भी ये था, कंडीशन या तो ट्रू होती थी इफ़ एल्स के अंदर, या फिर फॉल्स हो जाती थी। फॉल्स वाला पार्ट हम एल्स के अंदर लिख देते थे। अब इसका सेकंड एक्सप्रेशन क्या होगा? अगर कंडीशन ट्रू होगी देन सेकंड एक्सप्रेशन जो होगा ना, आफ्टर क्वेश्चन मार्क, क्योंकि कंडीशन के बाद क्वेश्चन मार्क लगता है इसके सेंटेक्स में, तो वो एग्जीक्यूट होगा। और अगर वो भी हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है ना, देन अगर कंडीशन फॉल्स होगी देन सेकंड एक्सप्रेशन इज़ इग्नोर्ड। सेकंड एक्सप्रेशन को इग्नोर कर दिया जाएगा और थर्ड एक्सप्रेशन जो कॉलन के बाद आएगा उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। इसको एक बार पढ़ लेते हैं। इट इज़ एन अल्टरनेटिव टू सिंपल इफ एल्स स्टेटमेंट एंड इट इज़ आल्सो कॉल्ड टर्नरी ऑपरेटर। ये मुतबादल है इफ एल्स स्टेटमेंट का और इसको टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं। इट रिक्वायर्स थ्री एक्सप्रेशन। इसको तीन एक्सप्रेशन की ज़रूरत होती है। फर्स्ट एक्सप्रेशन इज़ कंडीशन। इट प्रोड्यूस ट्रू और फॉल्स रिजल्ट। फर्स्ट एक्सप्रेशन जो होगा ना वो कंडीशन होगी। अब यहाँ तो वो ट्रू रिजल्ट देगी या फिर फॉल्स रिजल्ट देगी। इफ़ कंडीशन इज़ ट्रू देन सेकंड एक्सप्रेशन आफ्टर क्वेश्चन मार्क इज़ एग्जीक्यूटेड। अगर कंडीशन सही हुई ना तो फिर सेकंड एक्सप्रेशन जो कंडीशन के क्वेश्चन मार्क के बाद आ रहा है वो एग्जीक्यूट होगा। और अगर कंडीशन फॉल्स होगी, इफ़ कंडीशन इज़ फॉल्स देन सेकंड एक्सप्रेशन इज़ इग्नोर्ड। तब सेकंड एक्सप्रेशन को इग्नोर कर दिया जाएगा और थर्ड एक्सप्रेशन जो आफ्टर कॉलन, जो कॉलन के बाद है, उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। सेंटेक्स में देख लेते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट यानी फर्स्ट एक्सप्रेशन, ट्रू के स्टेटमेंट सेकंड एक्सप्रेशन किसके बाद? क्वेश्चन मार्क के बाद। फिर फॉल्स के स्टेटमेंट किसके बाद? थर्ड एक्सप्रेशन आफ्टर कॉलन, कॉलन के बाद फॉल्स के स्टेटमेंट, और उसके बाद हम लगा देंगे टर्मिनेटर। अब इसके साथ ना हम एक प्रोग्राम करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं उसके अंदर क्या क्या इस फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहे हैं कंडीशनल और टर्नरी ऑपरेटर। फर्स्ट है फाइंड इवन और ऑड नंबर यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर। स्टेटमेंट दे दिया हमें कि इवन नंबर फाइंड आउट करो या ऑड नंबर फाइंड आउट करो कंडीशनल ऑपरेटर को यूज़ करते हुए, टर्नरी ऑपरेटर को यूज़ करते हुए। तो सेम एज इट इज़ वैसे ही प्री डिफाइंड पार्ट हमने लिख देना है। हैश इंक्लूड स्टूडियो डाटा एच, हैश इंक्लूड कान्यू डाटा एच, मेन फंक्शन स्टार्ट हो गया, ओपनिंग करली ब्रेसेस। सेम एज इट इज़ उसी तरह प्रीवियस प्रोग्राम की तरह हमने यहाँ पर लिख दिया है इंटीजर, यानी डाटा टाइप ले ली, दो नंबर लिख दिए एन और आर, टू नंबर्स एन एंड आर। अब उनका आउटपुट कोड हम लिख देते हैं प्रिंट एफ एंटर एनी नंबर। यानी अब उसने वो मैंने लिख दिया यहाँ पर एंटर एनी नंबर, तो इसका मतलब है कोई भी नंबर ले सकता हूँ। अब कंपाइलर को मैंने ऑप्शन दे दिया कि भाई मैं कोई भी नंबर ले सकता हूँ यहाँ पर। उसको उसी तरह लिखा, डबल कोटेशन के अंदर कॉलन लगा दिया। कॉलन डिस्प्ले में आपको इक्वल का सिंबल देगा, लगाना लगा लें, नहीं लगाना ना लगाएं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, टर्मिनेटर लगा देंगे। अब नेक्स्ट आ जाएगा इनपुट कोड। इनपुट कोड के अंदर स्कैन एफ और डबल कोटेशन के अंदर हमने लिख देना है उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर। चूँकि हमारे पास डाटा टाइप इंटीजर है तो इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर हमारे पास आएगा मॉडल एस डी, और एंड में लिख देना है एन, और आगे स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगा दिया। अब आर, अब ये लगाना है जैसे प्रीवियसली हमने किया है, क्योंकि इक्वल दो सिंबल लगाने पड़ते हैं प्रोग्राम के अंदर, एक सिंबल से इक्वल नहीं आता, डबल इक्वल सिंबल लगाना पड़ता है, तब कंपाइलर उसको इक्वल कंसीडर करता है। अगर n मॉडुलस 2
आर को लिख दिया है, नंबर है n मॉडुलस 2 यानी 2 से डिवाइड किया जा रहा है, क्योंकि इवन और आड नंबर फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, नंबर को डिवाइड करते हैं 2 के साथ। अगर तो आंसर 0 आ जाए तो फिर वो इवन कंसीडर होता है, और अगर आंसर 1 आ जाए तो फिर वो आड कंसीडर होता है। कंडीशनल ऑपरेटर देख लें जी, आर इक्वल्स टू 0, फर्स्ट एक्सप्रेशन हो गया, क्वेश्चन मार्क आ गया। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो सेकंड एक्सप्रेशन आफ्टर क्वेश्चन मार्क क्या होगा, चलेगा। प्रिंट एफ ट्रू के स्टेटमेंट, नंबर क्या है, इवन, अगर आर इक्वल्स टू 0 है। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है देन थर्ड एक्सप्रेशन आफ्टर कॉलन, यानी थर्ड एक्सप्रेशन क्या है, फॉल्स के स्टेटमेंट। और फॉल्स के स्टेटमेंट को भी प्रिंट एफ के अंदर ही लिखना है, उधर लिख देंगे ऑड नंबर, उसको भी सेम एज इट इज़ वैसे ही डबल कोटेशन के अंदर कॉलन लगाएंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, टर्मिनेटर लगा देंगे। यानी अगर कंडीशन ट्रू होगी फर्स्ट एक्सप्रेशन कंडीशन है, ट्रू के स्टेटमेंट सेकंड एक्सप्रेशन है, फॉल्स के स्टेटमेंट थर्ड एक्सप्रेशन है। अगर कंडीशन ट्रू होगी देन सेकंड एक्सप्रेशन आफ्टर क्वेश्चन मार्क विल बी एग्जीक्यूटेड, सेकंड एक्सप्रेशन कहलाएगा इवन नंबर। और अगर कंडीशन फॉल्स होगी देन थर्ड एक्सप्रेशन आफ्टर कॉलन विल बी एग्जीक्यूटेड, यानी अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई, यहाँ पर 0 नहीं आता 1 आ जाता है, तो फिर कौन सी फॉल्स के स्टेटमेंट भी प्रिंट एफ से रिप्रेजेंट की जाती है, ट्रू के स्टेटमेंट भी प्रिंट एफ से रिप्रेजेंट की जाती है, तो फॉल्स की स्टेटमेंट चलेगी, वो भी प्रिंट एफ ही होगी और आड नंबर आ जाएगा। यहाँ पर इवन नहीं है तो फिर आड होगा। आगे आ गया गेट सी एच, प्रोग्राम क्लोज, टर्मिनेटर लगाएंगे और ब्रैकेट यहाँ से ही क्लोज कर देंगे। ठीक है यूअर्स, तो आगे हम नेक्स्ट पढ़ते हैं स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट क्या होती है? स्विच स्टेटमेंट जो है ना, ये एक किस्म का कंट्रोल स्ट्रक्चर ही है। तो वो जहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल हो ना, जैसे एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम बनाया जा रहा है, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है उसका प्रोग्राम बनाया जा रहा है, तो वहाँ पर बहुत सारी ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन पिक करनी हो, यानी उस बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया जाए और उन तमाम मॉड्यूल्स को बारी बारी एग्जीक्यूट किया जाए, कंपाइलर एग्जीक्यूट करे, अगर कोई भी कंडीशन फिट ना हो रही हो तो उनमें से कोई एक पिक कर ली जाए। यानी जहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हो और उनमें से एक आपने सेलेक्ट करना हो, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं स्विच स्टेटमेंट को, क्योंकि ये वैल्यूज़ को कंपेयर करती है किस में से, लिस्ट ऑफ ऑप्शंस में से, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस में से वैल्यू को, एक ऑप्शन को सिलेक्ट करती है। तो चलिए इसकी थोड़ी सी स्टेटमेंट हम पढ़ लेते हैं। स्विच इज़ आल्सो ए कंट्रोल स्ट्रक्चर एंड इट इज़ यूज टू सिलेक्ट वन ऑप्शन फ्रॉम मैनी ऑप्शंस। और ये इस्तेमाल की जाती है एक ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन में से। इट कंपेयर्स द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन अगेंस्ट ए लिस्ट ऑफ केसेस, यानी बहुत सारे केसेस में से एक एक्सप्रेशन जो होता है ना, एक्सप्रेशन के केसेस में से बहुत सारे एक को पिक करना होता है इसमें। तो जैसे कि बड़े प्रोग्राम के अंदर बहुत ज़्यादा मॉड्यूल्स बना दिए गए, तो वहाँ पर बारी बारी कंडीशन इंप्लीमेंट की जाएगी, जहाँ पर कंडीशन फिट होगी वो फिट हो जाएगी, बाकी सारे के सारे इग्नोर कर दिए जाएंगे। ये स्विच स्टेटमेंट का काम होता है। आगे हमारे पास आ गया स्विच स्टेटमेंट का सेंटेक्स। यानी स्विच स्टेटमेंट क्या है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हो ना और उनमें से एक ट्रू ऑप्शन हमने सेलेक्ट करना हो, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं स्विच स्टेटमेंट को। आसान अल्फाजों में कहते हैं एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, उसके छोटे छोटे मॉड्यूल्स कर दिएंगे उसकी कम्प्लीकेशन को ख़त्म करने के लिए, और उन मॉड्यूल्स में बारी बारी कंडीशन इंप्लीमेंट कराएंगे, जहाँ पे कंडीशन फिट होती होगी उस मॉड्यूल को पिक कर देंगे, बाकी सबको इग्नोर कर देंगे। ये होता है स्विच स्टेटमेंट का काम। अब इसका सेंटेक्स देख लेते हैं। स्विच एक्सप्रेशन, अब उन मॉड्यूल्स को कन्वर्ट कर दिया जाता है केसेस के अंदर। अब केस 1 है, उसके साथ स्टेटमेंट 1 है, फिर ब्रेक, यानी ये पहला ब्लॉक हो गया। केस 1 के साथ हमेशा लगाएंगे कॉलन, स्विच के साथ हमेशा लिखा जाएगा उसका एक्सप्रेशन। ठीक है, एक्सप्रेशन भी मैं बता चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर दोबारा से वो वीडियो देख सकते हैं एक्सप्रेशन की। तो एक्सप्रेशन होता क्या है, स्विच के साथ एक्सप्रेशन लिखा जाएगा, फिर केस 1, उसके साथ कॉलन लगाया जाएगा, कॉलन रिप्रेजेंट करता है इक्वल को, फिर स्टेटमेंट 1 लगा के टर्मिनेटर लगा देंगे। यानी हमने फर्स्ट केस के साथ, केस जितने मर्जी हो, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर हमने कॉलन लगाना है, सेमी कॉलन नहीं लगाना।
क्यों? क्योंकि केस 1 इज़ इक्वल टू स्टेटमेंट 1, फिर हमने लगा देना है टर्मिनेटर, यानी यहाँ पर लाइन ख़त्म हो गई है, वहाँ पर लाइन ख़त्म नहीं, वहाँ पे इज़ इक्वल का सिंबल आ जाएगा। यहाँ पर लाइन ख़त्म हो गई, आगे हम ब्रेक लगा कर फिर से टर्मिनेटर लगा देंगे, यानी यहाँ पर हमारा पूरा ब्लॉक ख़त्म हो गया। यहाँ पर स्टेटमेंट ख़त्म हो गई और यहाँ पर हमारा पूरा ब्लॉक ख़त्म हो गया, ब्लॉक 1। अब पहले वो इस ब्लॉक को चेक करेगा, यहाँ पर उसकी कंडीशन फिट होती हुई स्विच के कंट्रोलर की, तो देन वो इसको पिक कर देगा, बाकी सबको इग्नोर कर देगा। और अगर यहाँ पर फिट ना होती हुई इसको इग्नोर कर देगा, नेक्स्ट वाले ब्लॉक पर, नेक्स्ट वाले केस पे चला जाएगा। सेम एज इट इज़ फिर सेकंड केस पे आएगा। यहाँ पर अगर केस 2 कॉलन स्टेटमेंट 2 फिर टर्मिनेटर एंड देन ब्रेक, यहाँ पर सेकंड ब्लॉक कंप्लीट हो गया। फिर केस 3 कॉलन स्टेटमेंट 3 टर्मिनेटर सेमीकॉलन ब्रेक, फिर सेमीकॉलन, सो ऑन चलता हुआ जाएगा। फिर केस nth वैल्यूज़ तक पहुँच जाएगा, यहाँ पर कॉलन स्टेटमेंट n टर्मिनेटर और फिर ब्रेक सेमीकॉलन टर्मिनेटर। अब यहाँ पर nth ब्लॉक कंप्लीट हो गया। और अगर ये वाला ब्लॉक भी नहीं ना चलेगा, तो जैसे हम इफ़ एल्स के अंदर पढ़ते थे ना कि अगर कंडीशन के साथ वाली स्टेटमेंट नहीं चल रही तो एल्स वाला पार्ट चलेगा। यहाँ पर एल्स की जगह पे काम कर रहा है डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट के साथ कोई केस नहीं होगा, डिफ़ॉल्ट के साथ जस्ट उसकी स्टेटमेंट होगी। यानी अगर ये सारे ब्लॉक के साथ कंडीशन मैच नहीं कर रही तो फिर नेक्स्ट पे कंडीशन मैच नहीं करेगा, ख़ुद बोल देगा कि ये वाली फिर स्टेटमेंट चलेगी, या फिर ये सारे, वरना फिर ये वाली स्टेटमेंट। और लास्ट पर ब्लेस इज क्लोज, यानी सिंटैक्स यहाँ पे कंप्लीट हो गया। यानी कंट्रोलर बारी बारी हर ब्लॉक को चेक करेगा, अपनी अपनी कंडीशन मैच करेगा। अगर उसकी किसी भी ब्लॉक के साथ कंडीशन मैच नहीं ना हो रही, उसने nth वैल्यूज़ तक चेक कर ली है, तो फिर क्या किया जाएगा, डिफ़ॉल्ट में एल्स में उसको एक स्टेटमेंट दे दी जाएगी, भाई फिर अब ये वाली स्टेटमेंट चलेगी। अगर उन सब के साथ आपकी कंडीशन मैच नहीं ना हो रही, फिर अब ये वाली स्टेटमेंट चलाओ, फिर ये वाली स्टेटमेंट चलेगी, बाकी सारे केसेस को, सारे ब्लॉक को इग्नोर कर दिया जाएगा। अब हम इसके फ्लो चार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। फ्लो चार्ट के अंदर वही सेम एज इट इज जैसे सिंटैक्स के अंदर है। अगर केस 1 ट्रू होगा, इसके साथ कंडीशन मैच कर देगी, तो फिर उसकी स्टेटमेंट चलेगी। और अगर केस 2 के साथ मैच नहीं करती, फिर केस 2 पे आएगी, उसकी स्टेटमेंट अगर ट्रू, उसके साथ कंडीशन मैच करेगी तो फिर इसकी स्टेटमेंट चलेगी। अगर इसके साथ कंडीशन मैच नहीं हो रही, भी केस चलता चलता nth वैल्यूज़ तक जाएगा। और अगर यहाँ पर उसकी कंडीशन ट्रू होगी तो फिर उसकी nth स्टेटमेंट चलेगी। और अगर यहाँ पर भी कंडीशन मैच नहीं होती, फिर डिफ़ॉल्ट पे जाएगा और डिफ़ॉल्ट में जो स्टेटमेंट होगी वो वाली चलेगी। चलने के बाद उसने क्या कर देना, एग्ज़िट कर देना। यानी इसको आसान तरीके से हम ऐसे कह लेते हैं, कंट्रोलर यहाँ से बारी बारी सारी चेक करेगा, और अगर कोई भी नहीं ना चल रही तो फिर क्या होगा, डिफ़ॉल्ट चलाने के बाद उसने एग्ज़िट कर जाना है। यानी उसने बारी बारी सारी चेक करनी है, और अगर वहाँ से कोई भी मैच नहीं होगी तो फिर उसने डिफ़ॉल्ट वाली चलाकर एग्ज़िट कर देना। नहीं, एग्ज़िट उसने हर सूरत करना ही करना है। अगर ऊपर वाली स्टेटमेंट चलाने के बाद एग्ज़िट नहीं करता तो फिर डिफ़ॉल्ट वाली स्टेटमेंट चलाने के बाद एग्ज़िट कर देगा। तो ये इसका फ्लो चार्ट था और ये इसका सिंटैक्स था। आगे हम इसका प्रोग्राम भी देख लेते हैं कि प्रोग्राम के अंदर कैसे स्विच स्टेटमेंट अपना फंक्शन परफॉर्म करती है। अच्छा जी, तो आगे प्रोग्राम है कि वावल आर कॉन्सोनेंट, वावल आर अ कॉन्सोनेंट, यानी कि ऐसा प्रोग्राम राइट करें सी लैंग्वेज के अंदर जिसमें ये डिस्प्ले करे स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए कि दिया गया नंबर वावल है कि कॉन्सोनेंट है। अब देखते हैं, हम पूरे अल्फ़ाबेटिक वैल्यूज़ को, डिजिट्स को पिक कर लेते हैं, अल्फ़ाबेटिक लेटर्स को, और वहाँ से हम इम्प्लीमेंट करा कर देखते हैं कि स्विच स्टेटमेंट कैसे काम करती है। तो प्री डिफाइंड पार्ट हमेशा की तरह जैसे हर प्रोग्राम के अंदर होता है, वो हमने लिख दिया हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, फिर हैश इंक्लूड कान्यू डॉट एच, मेन फंक्शन स्टार्ट हो गया, करली ब्रेसेस ओपनिंग। अब देखें कैरेक्टर, क्योंकि जाहिर सी बात है स्विच स्टेटमेंट हम अब जब करवा ही अल्फ़ाबेट्स कर रहे हैं तो फिर हमारे क्योंकि नंबर्स तो नहीं ना होंगे, तो फिर हमने कैरेक्टर ही पिक करना होगा। कैरेक्टर को इन शॉर्ट रिप्रेजेंट किया जाता है सी एच के साथ, क्योंकि उसकी डाटा टाइप है। हमने टर्मिनेटर लगा दिया। प्रिंट एफ के अंदर डबल कोटेशन के अंदर लिख देना एंटर कैरेक्टर, कॉलन लगाएंगे, कॉलन क्योंकि इक्वल के सिंबल को रिप्रेजेंट करेगा। लगाना है आपने आप लगा दें, नहीं लगाना आपने आप ना लगाएं, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, आगे टर्मिनेटर लगा देंगे। अब उसी तरह ये आउटपुट कोड था, अब इनपुट कोड लिख देंगे। अब जाहिर सी बात में कैरेक्टर उसकी डाटा टाइप है, तो डाटा टाइप जब कैरेक्टर होगी तो उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होगा, मॉड्यूलस सी। तो डबल कोड के अंदर इसको लिख देना है, कामा लगाएंगे, एंड लिखने के बाद सी एच लिख देंगे। सी एच रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, उस वेरिएबल को जिसकी डाटा टाइप कैरेक्टर है। तो आगे सेमीकोलन लगा दिया। अब देखिए स्विच के साथ एक्सप्रेशन लगाना है। एक्सप्रेशन क्या है, वो वेरिएबल जो हमने डाटा टाइप के अंदर उसका लिया है। अब स्विच के अंदर हमारा
वेरिएबल क्या होगा, वो जो एक्सप्रेशन है, तो एक्सप्रेशन क्या है, करेक्टर, तो सी एच यहाँ पर लिख दिया। अब ओपनिंग ब्रेसेस लगाई। अब देखेंगे क्योंकि ब्लॉक्स बनाने हैं तो पहले लिखा केस 1, कॉलन लगाया, उसकी स्टेटमेंट लिखी, क्योंकि स्टेटमेंट क्या होती है, आउटपुट कोड। तो प्रिंट एफ के अंदर मैंने उसको मॉडुलस में ए लिख दिया और आगे टर्मिनेटर लगा दिया। फिर ब्रेक लगाया। अब क्या करेगा कंट्रोलर स्विच, क्या पहले इस स्टेटमेंट के साथ अपनी कंडीशन को मैच करेगा, क्या ये वावल है, ठीक है ये वावल है। नेक्स्ट चलेगा, क्योंकि वावल के अंदर हमारे पास कितने डिजिट होते हैं, ए ई आई ओ यू, फर्स्ट डिजिट उसने पिक कर लिया अपना, ठीक है। अब कंट्रोलर सेकंड ब्लॉक के अंदर आया, वहाँ पर ई है, उसका आउटपुट कोड लगाया, डबल कोड के अंदर उसे लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज की, सेमी कॉलन लगाया, आगे ब्रेक लिख दिया। तो ये सेकंड हमारा ब्लॉक कंप्लीट हो गया। अब वो उसने चेक किया, सेकंड के अंदर ई है जी, ठीक है ओके हो गया। अब नेक्स्ट के अंदर आएगा, नेक्स्ट के अंदर आई है जी, है ओके हो गया। फिर ओ के अंदर आएगा जी, ओ है ओके हो गया। यू के अंदर आएगा, ओके हो गया। अब ये तो सारे थे वावल, लेकिन उसको चाहिए थे कॉन्सोनेंट। अब उसने पहले इसके साथ मैच किया, नई बात बनी। दूसरे ब्लॉक के साथ मैच किया, नई बात बनी। तीसरे ब्लॉक के साथ मैच किया, नई बात बनी। चौथे ब्लॉक के साथ मैच किया, नई बात बनी। पांचवे के साथ मैच किया, नई बात बनी। अब क्या करेगा, आखिर वो आके क्या कर देगा, डिफ़ॉल्ट में लिख देगा। अब अगर इन सब में हमारे पास कॉन्सोनेंट नहीं है तो डिफ़ॉल्ट में हमारे पास कैरेक्टर क्या होंगे, कॉन्सोनेंट। और लास्ट में वो क्या कह देगा, डिफ़ॉल्ट में हमारे पास क्या होंगे, कॉन्सोनेंट। और लास्ट में गेट सी एच लिख के प्रोग्राम को क्लोज कर दिया जाएगा। यानी अगर तो उसने लेने हैं वावल नंबर स्विच स्टेटमेंट के ज़रिए, तो फिर तो वो अपनी बारी बारी स्टेटमेंट चलाएगा, केस के अंदर कंडीशन चेक करता जाएगा और यू पे आगे अपना प्रोग्राम क्लोज कर देगा और गेट सी एच भी अपना प्रोग्राम एंड करके चला जाएगा। लेकिन अगर उसको चाहिए कॉन्सोनेंट तो फिर क्या होगा, जाहिर सी बात है, वावल हो या कॉन्सोनेंट हो, हमको तो फिर डिजिट सारे लिखने पड़ते हैं ना। तो अब उसने क्योंकि स्टेटमेंट में भी बोला है कि वावल या कॉन्सोनेंट, तो फिर वावल भी डिस्प्ले करवाने थे और कॉन्सोनेंट भी करवाने थे। अब वावल तो उसने सारे चेक कर लिए, अब इसके अंदर उसको कॉन्सोनेंट नज़र नहीं आ रहे। तो कॉन्सोनेंट किसके अंदर आगे, कॉन्सोनेंट आगे डिफ़ॉल्ट के अंदर। तो उसने सारे चेक किए कि ये तो सारे वावल हैं, इनमें कॉन्सोनेंट नहीं है। तो फिर उसने डिफ़ॉल्ट के अंदर क्या लिख दिया कि भाई फिर करैक्टर जो उनसे होंगे ना डिफ़ॉल्ट में, वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट होंगे। गेट सी एच लिख के प्रोग्राम क्लोज कर दिया एंड डेट्स इट। ये प्रोग्राम था स्विच स्टेटमेंट के ज़रिए, जो अभी हमने ब्रीफली अंडरस्टैंड कर लिया है। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह हम मज़ीद सी लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे, बाकी इसके कंट्रोलर के बारे में भी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।